वजीर आजम का बिलावल को साहिबा कहना जबान की गलती नहीं लगती, अगर वाकई इमरान खान की जबान फिसली है तो माजरत करने में क्या हर्ज है। पंजाब में महंगाई का नया जिन, सस्ते बाजारों की पुरानी बोतल में बंद करने की कोशिश। सूबे में सस्ते बाजार लगेंगे, ऐसे बाजारों से महंगाई का पहले कुछ बिगड़ा ना अब बिगड़ेगा। और दुनिया भर में हकूक़ दानिश का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन की अहमियत के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान अब्दुल्ला हुमा के साथ। और अगर आप बाजार जाएं या ग्रोसरी करने जाएं या किसी और जगह जाएं तो आपको रमजान की जो है ना वो फील आना शुरू हो जाती है। और लोग बातें भी उसी तरह की कर रहे होते हैं, बातें तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन प्लानिंग भी वैसी चल रही होती है। जिस तरह प्राइस हाइक हुई है, प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं, तो वो वैसे साल में कभी भी इस किस्म की चीज हो तो फील आ जाती है आपको कि रमजान आस पास होगा। हाउ सैड इट इज टू से दैट, but that is true as well. अदरवाइज हुमा अगर आप ग्रोसरी स्टोर्स पे जाएं तो उन्होंने आपको पता है ना अलहदा से बाहर निकाल के रख दी हैं चीजें, वो जो रमजान में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, खुदात में डील्स होती हैं, 1+ लाल शरबत, बाय 1 गेट 1 फ्री टाइप, मतलब बड़ी और बड़ी चीजें होती हैं। तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ फेस्टिविटी इन द एयर, रमज़ान की डेफिनेटली होती है। लेकिन एक्चुअली इस रमज़ान में होने क्या वाला है और पंजाब की क्या प्लानिंग है, क्या डिसीजंस हैं, आपको वो बताते हैं कि रमज़ान में महंगाई काबू करने के बजाय हुकूमत पंजाब का वही पुराना नुस्खा, चंद सस्ते बाजार लगाकर बड़े मसले पर पर्दा डालने वाली बात हो गई है। तो आपको ये भी बताएं कि 2 रोज़ पहले पंजाब काबीना के इजलास में रमज़ान पैकेज 2019 की मंजूरी दी गई और पैकेज के तहत सूबा भर में 309 रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। 2000 के करीब जो है वो दस्तरख्वान का एहतमाम भी किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि माजी के मुकाबले में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देंगे और सूबे में 25 शाबान तक सस्ते बाजार कायम कर लिए जाएंगे और 21 रमज़ान के बाद सस्ते बाजार ईद बाजार में बदल जाएंगे। इजलास में चंद वज़रा ने 1 माह और चंद वज़रा ने 2 माह की तनख्वाह रमज़ान सब्सिडी फंड में देने का ऐलान किया। ये ऐलानात सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मगर इनकी हकीकी तस्वीर बहुत भयानक होती है। अव्वल तो सस्ते बाजार ऐलान करदा तादाद में लगाए ही नहीं जाते, जो बाजार लगते हैं इनमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई उरूज पर होती है। तीसरा बड़ा मसला है इन बाजारों की अशिया का जो इस कदर गैर मयारी होती हैं। अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई सस्ती चीज़ मिल रही होती है तो वो इस काबिल नहीं होती कि उसे इस्तेमाल किया जा सके या ख़रीदा जा सके, और लोग उसे लेना पसंद नहीं करते हैं। तो मुख्तलिफ शहरों की हम सूरत हाल जान हमने सोचा सुबह सुबह हम जाएं लाहौर, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं नवीन अली। जी, रमज़ान उल मुबारक का महीना करीब है और रमज़ान बाज़ार भी लगाने की जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई है और पूरा जो प्लान है जिसमें सब्जियों के ऊपर और एशिया खुर्दनोश के ऊपर जो सब्सिडी का एक प्लान दिया गया है वो भी जारी कर दिया गया है, जिनके ऊपर जो 10 किलो का आटे का थैला है वो 390 रुपये की बजाय 290 रुपये में दस्तियाब होगा, जबकि चिकन की जो कीमत है उसमें भी 10 रुपये की रियायत की जाएगी। इसी तरह जो दीगर सब्जियाँ हैं उनमें भी 5 से 10 रुपये की जो है सब्सिडी दी जा रही है हुकूमत की तरफ से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि रमज़ान से पहले ही चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या रमज़ान बाज़ार के लगने से शहरियों को रिलीफ मिलेगा या नहीं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5-10 रुपए की सब्सिडी कोई आवाम के लिए इतना बड़ा रिलीफ नहीं है। 200 रुपये किलो था ये चिकन और इन्होंने 310 रुपये कर दिया है और 10 रुपये कम करके हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। रमज़ान बाज़ार से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 5-10 रुपये का फ़र्क है। अगर 50% नहीं तो 25% इस तरह तो होना चाहिए ना। 5 किलो पे अगर 20 रुपए दे रहे हैं तो जस्ट नथिंग। मेरे ख्याल से ये तरीकाकार नहीं ठीक। इनको जो दुकानों पे इनका जाता है सारा, उनको चाहिए कि ये वो खुद आवाम को कम दे ताकि आवाम दुकानों से इजीली परचेज कर सके। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शहरियों की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि हुकूमत कोई नया कदम उठाती और आम मार्केट के अंदर प्राइस कंट्रोल जो है एक सिस्टम लाती तो शायद इन लोगों को रिलीफ मिल सकता था। लेकिन रमज़ान बाज़ार में जो कुछ पैसों की जो सब्सिडी दी गई है उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, लाहौर की आवाम क्लियरली इज़ नॉट कन्विंस्ड और सारों का यही कहना है और मेरा ख्याल है हम भी यही कह रहे हैं कि वाई ओनली रमज़ान, मतलब आपको वैसे ही सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए और रमज़ान में वो चीज़ें बड़ी आर्टिफिशियली कम की होती हैं और उनका मेयार भी कोई ख़ास नहीं होता। और अगर सब्सिडी देंगे तो इससे उसी तबके को फ़ायदा होता है जो ज़ाहिर है अफोर्ड नहीं कर सकता। महंगाई की जो सूरत हाल है आवाम की ऑलरेडी कमर टूट गई है और फिर इस पर कहा जाता है कि हमारी माशी सूरत हाल इतनी अबतर है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप कुछ उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। बाकी तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही लेते हैं। फैसलाबाद की तरफ भी जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ है इरफान।
जी, ज़िला फैसलाबाद में रमज़ान बाज़ारों की बात की जाए तो ज़िला भर में 19 रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं और फैसलाबाद जो शहर है उसके लिए 12 रमज़ान बाज़ार जो हैं वो लगाए जाएंगे। यहाँ पे 35 लाख आबादी जो है वो शहर की है। एक तो यहाँ पे ये मसला है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 12 बाज़ार लगाए जा रहे हैं और हमेशा ये शिकायत होती है कि आबादी के तनासब से रमज़ान बाज़ारों की तादाद जो है वो खासी कम है और 3 लाख अफराद के लिए एक बाज़ार जो है वो दस्तयाब है, तो लोगों को यहाँ से ख़रीदारी के लिए मुश्किलात पेश आती हैं। इसके साथ साथ रमज़ान बाज़ारों में जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पर जब कीमतें होती हैं अगर उनको कंट्रोल किया जाता है तो म्यार की जो हैं वो शिकायत हमेशा आती हैं कि रमज़ान बाज़ार में जो कीमतें होती हैं वो बाज़ार की निस्बत तो इंतज़ामिया कम रखने में कामयाब हो जाती है, लेकिन म्यार जो होता है उसको बरकरार नहीं रख पाती है और म्यार के हवाले से हमेशा यहाँ पे लोग जो हैं शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, क्वालिटी के इश्यूज हैं फैसलाबाद में। वो कहते हैं कि कीमतें तो कुछ ना कुछ करके कम कर देते हैं लेकिन जो क्वालिटी वहाँ मिल रही होती है वो बहुत मुनासिब नहीं होती। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ना लाहौर के कुछ सस्ते रमज़ान बाज़ारों में वो इतना बुरा नहीं था। एज एन पिछले दौर हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। लेट्स सी कि वो अच्छा जी, रावलपिंडी की तरफ अब चलते हैं और रावलपिंडी से हमें ज्वाइन करें इरशाद कुरैशी। लेट्स हियर हिम आउट। जी, पंजाब हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता सालों की तरह रवां साल में भी रमज़ान सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे, रावलपिंडी में भी सस्ते बाज़ार लगाए जाएंगे। लेकिन मौजूदा महंगाई की लहर को देखते हुए शहरियों का ये कहना है कि इन सस्ते बाज़ारों में आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। ये सवाल जब हमने सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार से उनके रावलपिंडी के दौरे के मुताबिक के मौके पर किया था तो उनका ये कहना था कि इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन कैसे रिलीफ मिलेगा, सस्ते रमज़ान बाज़ार जो लगाए जाएंगे उनमें चीज़ें अशाए खुर्द नोश जो है उनके रेट्स क्या होंगे ये अभी तय होना बाकी है। और यही हर शहरी का सवाल है कि सस्ते रमज़ान बाज़ार में रिलीफ कैसे मिलेगा, सस्ती चीज़ें कैसे मिलेंगी, ये जो है हर शहरी सवाल कर रहा है। रिलीफ कैसे मिलेगा हर शहरी सवाल कर रहा है। बाय द वे, आप अपने शहरों की सूरत हाल हमें लिख के बता सकते हैं और अगर तस्वीरें वगैरह आपको लें इन सस्ते रमज़ान बाज़ारों की तो वो भी हमें भेजिएगा, हम यहाँ ज़रूर दिखाएंगे। कोई मसला कोई शिकायत अगर आपको नजर आए और अगर अच्छा है तो भी हमें बताइएगा। जो चीज़ अच्छी होती है उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जहाँ तारीफ बनती है वहाँ करनी भी चाहिए, तो लिहाजा वी आर गोइंग टू डिपेंड ऑन यू कि आप हमें बताएं एक्चुअली कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेट अस मूव ऑन एंड अनदर टॉपिक जो कि मेरा ख्याल है कि हमने वो पकड़ ही लिया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए और कोई कंक्लूजन्स जो हैं निकलने चाहिए, कुछ चेंजेस डेफिनेटली होने चाहिए आपको। लेकिन नहीं ना, आपको पता है कल शेख रशीद साहब आए और उन्होंने वही अंदाज़े बयान अपनाया जो कि वो अपनाते हैं हमेशा और ना उनके चेहरे पे कोई नदामत थी कि जिनको वो इतने ज़बरदस्त लीडर मानते हैं उन्होंने कोई गलत बात की है। और तो अब लगता है कि अब बस सभी इसी रविश पे चल निकलेंगे बिकॉज अगर एक गलत बात पे सब ढिठाई इख्तियार कर लें तो फिर वो रवैया बन जाता है। इफ आई मे ऐड, तो बिलावल जरदारी ने भी जो जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर को वो हम आपको सुनाएंगे। उसमें उन्होंने भी एक्चुअली वही चीज़ कर दी जो खान साहब ने भी की थी, हालांकि बिलावल से तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपको बताएं एक दफ़ा फिर, बिलावल को साहिबा कह देना अगर गैर इरादी गलती थी तो माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है, ये सवाल सारे पूछ रहे हैं। अपोजिशन और अवाम का रद्द अमल अपनी जगह, वज़ीर आज़म खुद बड़ापन दिखाएं और उनके मनसब का यही तकाजा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल में कहा कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं औरत होना एक गाली है। जरा सुन लें। अपना कद छोटा करते हो, किसी और का कद छोटा नहीं होता। मर्द को औरत कहना, मर्द को के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये औरत के लिए क्या पैगाम है, पाकिस्तान के औरतों के लिए क्या पैगाम है, पाकिस्तान की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए ये क्या पैगाम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है। वो सिर्फ अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। जितना स्लिप ऑफ द टंग इस वज़ीर आज़म से होता है, ये तो स्पीड की लाइट से भी ज़्यादा है। आपने सुन लिया बिलावल का रिएक्शन। और इमरान खान के बयान पर कौमी असम्बली के अंदर भी बहुत लेदे हुई। मुस्लिम लीग नून ने भी इस बयान पर सख्त तनकीद की। सुनिए क्या कुछ हुआ। आपने साहिब और साहिबा की बात की, ये साहिब और साहिबा का मसला नहीं है। ये मसला ये नहीं है कि उन्होंने बिलावल भुट्टो को क्या कहा है, मसला ये है कि उन्होंने 50% आबादी पाकिस्तान की जो औरतों की है उसकी तस्दीक की है। और आपको बताएं कि हुकूमती सफ़ों में अब भी कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बयान को हल्की फुल्की मौसीकी करार दे रहे हैं। बदकिस्मती से शेख रशीद अहमद का नाम सबसे नुमायां है, जिन्होंने बिलावल के लिए फिर वही बातें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान ने जुल्म कर दिया, इमरान खान ने जनाब अली साहब को साहबा बोल दिया। गधे को रंग करने से ज़ेबरा नहीं बन जाता,
सो गदा गदा है, ज़ेब्रा ज़ेब्रा है। साहब और साहबा की सास और बहू की लड़ाई शुरू कर दी है इस मुल्क में। ऐसे ही चिड़चिड़ा हुआ है, चीकू सा रोज नाराज हो जाता है मुंह बना के। इमरान खान 20 करोड़ से ज़ायद लोगों के वज़ीर आज़म हैं। आमतौर पर हमारे माशरे में ख़वातीन का नाम लेकर तज़हीक करना गाली के बराबर समझा जाता है। खान साहब को ये रिवायत तोड़नी चाहिए थी, लेकिन ख़ुद उनके इसके अलमबरदार वो बनते नज़र आ रहे हैं। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत चाहते हैं लोग इन्हें, मारूफ मुसन्निफ़ा हैं, बहुत गहरी निगाह है माशरती मसाइल पर, मोहतरमा नूरुल हुदा शाह साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इधर आने का, बल्कि हम चाहते थे कि हम इसके ऊपर बात करें आपस में, तो हम एक दो दिनों से ये बात कर ही रहे थे। नूरुल हुदा शाह साहबा, ये बताइएगा कि हमारा माशरा, हम समझते हैं कि अगर हम अपना लीडर हमारा ऐसा हो जो बहुत एजुकेटेड हो, बाहर की पढ़ाई हो, बड़ा दुनिया देखी हो, बड़ा सेंसिटिव हो, लेकिन जब उस पोस्ट पे लोग पहुंचते हैं, उस सीट पे लोग पहुंचते हैं, तो उनकी बातें वही हो जाती हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग हमारे माशरे में कि औरत हमेशा एक गाली के तौर पे यूज़ की? मुझे लगता है हमारे आपस के अंदर को मसला है। हमारे आपस के अंदर मसला हो चुका है। हम पूरी सोसाइटी डिक्लाइन की तरफ जा चुकी है, और एक मैं शुरू से कह रही हूँ, एक हुजूम क्रिएट किया जा चुका है जिसका काम ही आवाज़ को दबाना है। और आवाज़ सिर्फ एक तरीके से दबाई जा सकती है, या दो तरीक़ों से हम कह सकते हैं कि या तो उस पर रियासती प्रेशर डाला जाए, या फिर उस मॉब को गालियों के साथ, बुरे अल्फाज के साथ हर बोलने वाले के पीछे लगा दिया जाए। तो ऑब्वियसली ये क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है, सोसाइटी मुस्लिम सोसाइटी है, और एक मशरक़ी समाज है, तो बहुत से लोग घबरा भी जाते हैं। तो ये चीज़ जो है हमारे अंदर अब मल्टीप्लाई हो चुकी है, और इसका सबसे बड़ी हमारी बदनसीबी ये है कि इस किस्म की ज़बान दोनों सतहों पर सुनने में आती हैं। सियासी सतह पर भी सुनने में आती है। अब जब हम वज़ीर आज़म को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि रियासती और हुकूमती सतह पर भी सुनने में आती है। और लेकिन बहुत अफसोस उसी के तसलसल में अगर देखा जाए तो बहुत अफसोस की बात ये हो जाती है कि आप अगर वीडियोस में चले जाएं आप मजहबी गुफ्तगू करते लोगों को भी, दर्स व तदरीस देते लोगों को भी आप इस तरह की ज़बान बोलते हुए देखते हैं कि मज़हब जो है वो सारा औरत आपने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट लगता है कि आपको एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट मिल गया है जब मजहबी लोग, जो कि हमने सुना है वीडियोस जिनकी आप वायरल वीडियोस हैं, उनमें जब वो ये बातें करते हैं तो लगता है कि उसको वो एक लिबास पहना दिया गया है इस बात को कि अब जायज़ है ये कर लो। तो ये तो बिल्कुल ही आपने सीमेंट कर दिया है। आपा एक बात से यहाँ से जोड़ना चाहते हैं हम, ऑब्वियसली यू हैव सीन अ लॉट इन दिस कंट्री हैपनिंग। ये अब आपको तनज़्ज़ुली ज़्यादा नज़र आती है। अब जो सियासी कल्चर, फॉर इस दैट मैटर, अभी हम सिर्फ सियासी कल्चर की बात करते हैं, अब जो सियासी कल्चर आपको नज़र आता है, क्या एक दिहाई पहले या 2 दिहाइयों पहले या 3 दिहाई पहले यही सियासी कल्चर था, या इससे बेहतर बात करते थे लीडरान? देखिए, इससे बेहतर था। अब बहुत ज़्यादा हो गया है। इसका सोशल मीडिया की वजह से भी ज़बान खुल गई है बहुत ज़्यादा, और वो तो हर शख्स आपको गाली दे सकता है। हर शख्स गाली दे सकता है। अच्छा, उसके बाद वज़ीर आज़म से लेकर हर सियासतदान तक, हर सियासी वर्कर तक, हर शख्स तक हर वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, वो गालियाँ एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं जो ये कह रही हूँ कि एक मॉब जो मल्टीप्लाई होता है वो इसी तरह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गली गली जाकर गालियाँ सिखाई जा रही हैं, ऐसे हो रहा है। अब इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि वो लोग जो अपना नाम रखते हैं, अपनी एक शनाख्त रखते हैं, जो अपने बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो जिम्मेदारी महसूस करें। मुझे मतलब ये समझ में नहीं आती बात, हमें बड़ी हैरान कुन बात है कि आपका जोक भी, अगर आप मजाक भी कर रहे हैं तो वो भी औरत से शुरू होता है, और ख़त्म भी आप उसको औरत पर कर रहे हैं। औरत तो आपने ठीक है, मैं कल परसों से ये भी देख रही हूँ कि इस तरह की वीडियोस भी चल रही हैं कि बहुत से लोगों की ज़बान फिसल गई तो उन्होंने
मोहतरमा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया था। साहिबा यूज़ किया। ये तो बिल्कुल यूँ है कि आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हैं कि वो फ़र्क को समझ नहीं पा रहे, और उनको आप ये तो उस बादशाह वाली कहानी हो गई जो नंगा जा रहा है, और एक बच्चा हो, उस हुजूम में कोई ऐसा बच्चा हो जो कह दे कि बादशाह नंगा है। लेकिन मजाल किसी की, लेकिन मजाल किसी की हो कि वो ले, उसके लिए भी ज़ाहिर है क्या है, क्या आपने सोचा है, क्योंकि बादशाह के लिबास के सब तालियां बजा रहे हैं और बादशाह तालियां बजवा रहा है। ये बहुत मेरा ख्याल है कि इस मुआशरे के 5 साल के बाद जो उसका चेहरा निकलेगा उसकी सब जिम्मेदार। नूरुल हुदा शाह साहबा, लास्ट सवाल, और ये 5 साल की आप बात कर रही हैं क्योंकि 5 साल पहले 10 साल पहले से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। ये एक्चुअली सिर्फ इस हुकूमत की भी बात नहीं है, पिछली हुकूमतें भी अगर आप देखें हमारी जो उस पोस्ट पे आ जाते हैं ना, लीडर पोस्ट पे आ जाते हैं, तो उनको लगता है खुली छुट्टी मिल गई है टू से व्हाट दे वांट। तो पिछली गवर्नमेंट्स में भी माशाल्लाह बहुत ही उन्होंने कुछ कहा है, तो सिर्फ इसको हम ब्लेम नहीं करेंगे, पीछे भी कहते रहे। लेकिन आपको कोई हल नजर आता है, कोई एनेक्डोट, कुछ सोचा हो कि भाई इसके लिए अब हम ये कर सकते हैं? इन सबको मैं सिर्फ वज़ीर आज़म की बात नहीं करूँगी, सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। आप जिस तरह अभी शेख रशीद की बात कर रहे थे, मतलब हम भी सुनते हैं, हमारा भी दिल जलता है ये सब कुछ देखकर। तो मुझे 2 दिन पहले ख्याल आया, मैं उन्हीं का कुछ सुन रही थी, एक स्टेटमेंट, मुझे उस पर ख्याल आया कि उनका बड़ा एक खूबसूरत मजमून पड़ा है, आप नेट पर जाएं, अपनी लाल हवेली के बारे में। वो जिस खातून का है, जिस तवाइफ की वो मिल्कियत है, उसका जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया है, उसकी बड़ेपन का, उसकी बड़ाई का और उसके वक़ार का जिस तरह ज़िक्र किया है, तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल चाहा कि मैं ये ट्वीट कर दूं कि काश उस नेक तवाइफ की जिसके वक़ार का इतनी खूबसूरती से ख़ुद जिक्र करते हैं, उनकी रूह उनमें आ जाए। कोई असर तो होता, कोई तो असर बिल्कुल होता। बिल्कुल आपने सही बात की है। इसका हल तो ये है कि आप रियलाइज़ करें, आप चले जो हो गया सो हो गया, चैप्टर क्लोज करें और एक बार अपनी ज़बान पर कंट्रोल का सोच लें। नूरुल हुदा शाह साहिबा, आई एम सॉरी हमारे पास इतना ही टाइम है, लेकिन आपने रियलाइजेशन की बात की है, एहसास की बात की है। अब अगर ये एहसास ही आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो, ये ही तो नहीं आ रहा। आ जाए तो हम करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू हो जाए। द मोर वी टॉक अबाउट इट, द लेस एनीबडी अंडरस्टैंड्स। थैंक यू वेरी मच, आप आई हैं और आपने इस पर बात की है। फाबरी का बहुत शुक्रिया। इसके बारे में जरा, चाहे मजहब हो, चाहे माशरती तकाजे हों, सभी ये कहते हैं कि जो जुबान है ना, ये सारे फिसाद की जड़ है। अगर इसे कंट्रोल कर लिया तो सारे मसले दुनिया के हल हो जाएंगे। कोई इसमें पॉलिटिकल बात नहीं है, कोई मजहबी बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। अपनी ज़बान ठीक कर लेना तो बहुत सिस्टम बेहतर हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप हमें ज़रूर ट्वीट कर। हमें थोड़ी सी हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हम थोड़ी सी गॉसिप में इंडल्ज करने लगे। अब इसमें पता नहीं क्या हकीकत है, नहीं है। प्लीज डोंट जज अस। ऐसी गॉसिप कभी कभार शेयर हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी है फिर भी आपको बताएं जनाब। आजकल बरतानवी अखबारों में बरतानवी शहजादे प्रिंस विलियम के एक अफेयर के बारे में काफ़ी अफवाहें गर्म हैं। आपके हौसले अटंगे में कहा यह जा रहा है कि प्रिंस विलियम का अपनी बीवी केट मिडल्टन की एक दोस्त और साबिका मॉडल रोज़ हैनबरी के साथ अफेयर चल रहा है। और इस हवाले से शहजादी केट ने प्रिंस विलियम से बात भी की है, जिसपे उन्होंने हंस के जवाब दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो कि हर मर्द करता ही है। और इस तरह की अफवाहें उड़ाने पर क्या था कि वैसे अगर किसी को चोरी पकड़ी जाएगी तो ये तो नहीं कहेगा कि हाँ जी मेरा तो अफेयर चल रहा है, जाहिर है ऑब्वियसली। दैट इज वेरी ट्रू। तो वहाँ के कुछ ब्रिटेन के वहाँ के कुछ अखबारात हैं जिनमें ये चीज़ें अफवाहें जो हैं उड़ाई जा रही हैं, और एक बरतानवी अखबार को तो लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है इस बात पे। तो आई एम थिंकिंग कि अगर लीगल नोटिस भेज दिए तो शायद कोई अफेयर वगैरह नहीं होगा, बट एनीवे वी वांटेड टू टेल यू कि वहाँ क्या हो रहा है। लेट अस मूव ऑन और आपको बताएं कि हकूक़ दानिश का आलमी दिन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डे जो है हर साल 26 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी तंजीम बराए हकूक़ के दानिश के तहत मनाया जाता है। और दिन मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर हकूक़ दानिश के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करना है और पाकिस्तान में हकूक़ दानिश के हवाले से नए क़वानीन बनाने और अवाम में शऊर उजागर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली ज़्यादा जनाब, इस पे बात कर कुछ समझने के लिए एक्चुअली हम भी समझेंगे, आप भी समझिएगा। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, चेयरमैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से मुजीब अहमद खान साहब, और कराची स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है, लॉयर हैं, इस तरह के केसेस को पसू करती हैं, एडवोकेट हानिया हारून साहिबा ने।
बहुत बहुत शुक्रिया मुजीद साहब। सबसे पहले तो आप ही से बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, अगर आप इन अ नटशेल बड़े सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा, आप लोगों का पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे बुलाया। इन अ नटशेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दुनिया भर के अंदर इंजेन्युइटी, इनोवेशन और जो भी जिद्दतें हैं उनको करने का, उनको प्रोटेक्ट करने के उसके टूल्स हैं। कॉपीराइट है, पैटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क है। अगर ब्रांडिंग की बात की जाती है तो वहाँ ट्रेडमार्क का नाम ज़रूर आता है और कॉपीराइट्स दोनों मिलके ब्रांडिंग में इस्तेमाल होती हैं। जहाँ तक इनोवेशन का ताल्लुक़ है वहाँ पैटेंट्स जिनको हम कहते हैं वो होती हैं। और दुनिया भर में ये टूल्स एज एन इंस्टिगेटर फॉर इनोवेशन यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में भी हमारा इदारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत एक ऑटोनमस बॉडी है। और हमारा काम ये है कि हम हमारे पाकिस्तान के और इंटरनेशनली जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट्स हैं, ये सारी चीज़ें, इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं और इसकी अवेयरनेस भी फैलाते हैं। दैट इज़ व्हाट वी डू। चलें, अवेयरनेस फैलाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज़ ग्रेट, क्योंकि अवेयरनेस की इस बारे में बहुत ज़रूरत है। हानिया हमारे साथ मौजूद है। हानिया, आपसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे। दरअसल एक्चुअली लोग शिकायतें दर्ज कराते हैं और ये कितनी बड़ी तादाद में केसेस होते हैं जिनसे आप डील करती हैं? क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग थी कि शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं बॉदर करते होंगे, क्योंकि शायद लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि दे हैव देयर राइट्स एंड दे कैन डू दैट। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। श्योर, फर्स्टली तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर सेगमेंट। सेकेंडली आई विल जंप राइट टू इट। बहुत सी तादाद में केसेस हो रहे होते हैं, कॉपीराइट्स के बेसिस में, ट्रेडमार्क के बेसिस में, पैटेंट के बेसिस में केसेस आते रहते हैं। बिकॉज यू सी, येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ need to make people aware about these laws, but at the same time क्योंकि businesses are growing, awareness भी आ रही है, people are becoming more vigilant about their rights और इसलिए वो आगे आके फिर उनको enforce करते हैं। तो चाहे ब्रांड्स की बात हो या इनोवेशंस की बात हो या लिटरेरी वर्क्स की बात हो, कोई एक गाना है जो कि इन्फ्रिंज हो रहा है, इन्फ्रिंज से मेरा मतलब है, मेरी मुराद है कि जी अनऑथराइज उसका यूज़ हो रहा है, किसी टीवी कमर्शियल में आ गया या किसी ने अपनी मूवी में कोई एक स्निपेट में उसको ऐड कर दिया, तो दे डू कम बैक, उनके लीगल एयर्स या अगर वो खुद हयात हैं तो वो आके बोलते हैं कि जी आप लोगों ने हमसे कोई राइट्स नहीं लिए हैं, परमिशन नहीं ली, एंड देन दे इन्फोर्स देयर राइट्स बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, बट इसकी जो वैल्यू एसोसिएटेड है। आपसे पूछेंगे ज़रूर कि क्या ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचते हैं और अगर पहुँचते हैं तो क्या सजाएं वगैरह होती हैं, लेकिन उससे पहले हम मुजीब साहब के पास जाना चाहेंगे कि लोग क्या करें, शिकायत कहाँ लेके जाएं? हुआ बिल्कुल जी, मुजीब साहब बताइएगा कि ये आपके पास अगर इन अ नटशेल अगर आप बताएं कि ऑब्वियसली अवेयरनेस की हम बात करें, अवेयरनेस तो उससे गेज कर सकते हैं कि आपके पास शिकायतें कितनी आती हैं। तो एक मिसाल हम यार, अगर हमें लग रहा है कि हम दोनों को कोई कॉपी कर रहा है, जो कि हमें लग रहा है और हूबहू कॉपी कर रहा है, तो क्या हम ये शिकायत लेके कहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आपको अगर देखिए कॉपीराइट आपका जो फील्ड है उसमें जो प्रोटेक्शन टूल है विच इज़ कॉपीराइट वो वाहिद टूल है जिसको आपको रजिस्टर कराने की ज़रूरत एज सच नहीं है। पाकिस्तान में कॉपीराइट का एक्ट ज़रूर है, लेकिन अगर आप ये फील करते हैं कि आपकी जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल गानों की बात अभी इन्होंने की, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सैडली ये बड़ा एक निगलेक्टेड सिलसिला रहा है। हमारा जो कॉपीराइट का एक्ट है वो 1962 का है, माशाल्लाह पिछले 50 और सालों के अंदर इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है और उसकी वजह से बहुत ये जो उसके अंदर जो हम कहते हैं ना कि एक्ट के अंदर या लेजिस्लेशन में वो टीथ नहीं है जिससे हम उनके ऊपर, लेकिन फिर भी ये होता है कि उसकी शिकायत जब हमारे पास दर्ज होती है तो हम उसको मंतकी नियाम तक इस तरह पहुँचाते हैं कि हम उसका राइट, अगर तो वो रजिस्टर्ड है हमारे पास तो वो तो राइट उसका टोटली एक्सेप्टेबल होता है और फिर उसको डिफरेंट तरीक़ों से FIA जितनी भी हमारी इदारे हैं उनके थ्रू हम उसको परसू भी करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है
कि पिछले 2 सालों के अंदर ये जो 1962 का एक्ट है, इसको हमने इसके अंदर अब नहीं, हमने 50 सालों में जो हुआ है दुनिया के अंदर कॉपीराइट में, उसको एडिशन इसमें मुजीब साहब बिल्कुल और बहुत जल्दी ये रजिस्ट्रेशन और हम जरा आगे भी बात को ले जाना चाहते हैं। हानिया, आप बताइएगा, हम सजाओं की बात भी कर रहे थे, तो हो गया केस, किसी ने कर लिया, जीत लिया, somebody has lost the case, तो when you lose the case, सजा का क्या कौन तयन करता है, किस तरह होती है? राइट, तो देखिए, पहले तो ये है कि आपने सिविल रेमेडीज इसमें अवेल की हैं या क्रिमिनल रेमेडीज अवेल की हैं। क्रिमिनल रेमेडीज का मतलब बेसिकली होता है इम्प्रिजनमेंट मिलेगी या एक पेनल्टी इम्पोज होगी। सिविल का मतलब है आपको डैमेजेस या आपके जो क्लेम्स उस लिहाज से हैं, आप उनसे जी बिल्कुल इंजंक्शन मांगेंगे, आप उनको रोकने के लिए मांगेंगे, तो वो सब आपको मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डैमेजेस हमें सिविल उसमें नहीं इतने मिलते हैं, तो जो ब्रांड ओनर होता है उसको पहले ही ये चाहिए होता है कि मैं किसी तरह से इसको अनऑथराइज यूज इसका मैं कर्टेल करूं, एंड आई थिंक 70% ऑफ द टाइम केस वहीं पे जीत लिया जाता है। यानी बेसिकली डैमेजेस उतना नहीं होता, लेकिन वैसे आपको जो भी जितनी भी लिस्ट में आपको सजा मिल सकती है वो होती है। सॉरी, इसके ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, जो है ना वो भी हमारी रिवाज हो जाना चाहिए खासतौर पे, अदरवाइज अगर ये हरजाने देना पड़ जाए लोगों को तो वहीं इस किस्म की चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अहमद खान साहब और हानिया हारून, थैंक यू सो मच। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा अदीका कियानी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बढ़ती उम्र के हवाले से एक खातून के कमेंट्स का जबरदस्त जवाब दिया। खातून ने कमेंट में लिखा था कि आंटी अब आपकी उम्र अल्लाह अल्लाह करने की है। टिपिकल कमेंट जो आपको इंस्टाग्राम पे नजर आता है। अदीका ने लिखा कि मुझे अफसोस है कि आमतौर पर ऐसे कमेंट्स नौजवान लड़कियों की तरफ से होते हैं, जिस माशरे में पहले ही औरतों को उनके काम के बजाय उम्र और खूबसूरती से जज किया जाता हो, वहाँ कम से कम खवातीन को तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हिम्मत दी तो उम्र के आखिरी हिस्से तक काम करेंगी, और वैसे इंसान को हर उम्र में अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। नीड आई से मोर, मतलब हदीका जबरदस्त आपने जवाब दिया, और काश कि दुनिया ये फॉलो कर सके। और जो वादा था उन्हें निभाने का वक्त आ गया। आपको बताया था कि बड़े जबरदस्त स्टार्स से आपकी मुलाकात कराएंगे आज, लेकिन वो हमने सरप्राइज रखा हुआ था, बट नो मोर सरप्राइजेस। मेरा ख्याल है लोगों को सेटल कर ही दें, अभी मेरा ख्याल है लोगों को सेटल कर देते हैं, उनकी टॉप स्टोरी में तो हमने बता ही देना है। आज हमारे साथ होगी रॉन्ग नंबर 2 की कास्ट, नीना मुनीर एंड समी खान। यही तो वो बस आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, तो उनको हम सेटल होने देते हैं। जल्दी से आपको बता दें इस घंटे की टॉप स्टोरीज। लाड़काना के बच्चे एड्स की जद में आ रहे हैं। 13 बच्चों में वायरस की तस्दीक परेशान कुन है। सूबाई हुकूमत की आंखें बंद हैं तो हेल्थ केयर कमीशन ही जाग जाए। 24 घंटों में जहांगीर तरीन की 11 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली से खसूसी मुलाकातें। शकूक व शुबहात सर उठा रहे हैं। मुखालफिन कम मगर पार्टी के लोग ज़्यादा बेचैन हैं। वेलकम बैक। एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल जिसको हमने बात करनी है। अस्पतालों में बच्चों की अमवात हो रही हैं। थर में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। उधर लाड़काना से परेशान कुन खबरें आने लगी हैं। लाड़काना की तहसील रितिडेरो के 4 माह से 8 साल तक के 13 बच्चों में एड्स वायरस की तस्दीक हुई है। बिल्कुल, आपको बताएं कि मुमकिन तौर पर बच्चों में आलूदा खून मुंतकिल होने से ब्लड टेस्ट HIV पॉजिटिव आया है। और सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक सूबे में HIV वायरस के अंदाजन 1 लाख से ज़ायद मरीज हैं। और सिर्फ लाड़काना में मरीजों की तादाद 2400 यानी ऑलमोस्ट 2500 से ज़ायद है, जो कि सिंध के तमाम अजला में सबसे ज़्यादा है। और आपको ये भी बताएं, दूसरी जानिब अस्पतालों की ये हालत है कि सरकारी सतह पर इलाज मुयसर नहीं है और प्राइवेट अस्पताल कत्ल गाहें बनी हुई हैं। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अस्पताल सील करना मसले का हल नहीं है। इदारे में कोई गलती होती है तो उसको सज़ा दी जाती है। इंक्वायरी के बाद जो लॉ में है, जो कानून में है, कानून के तहत उसको सज़ा दी जाती है। ये नहीं की जाता है कि इदारा बंद कर दिया जाता है। ये बिल्कुल क्लियर बात है, इसको ये नहीं करना। और अगर ऐसा किया है तो असम्बली के अंदर जो तूफ़ान बदतमीज़ी होती है, जो एक दूसरे पे माइक फेंकते हैं, जो लड़ाई गुत्थम गुत्थी करते हैं, जो जूते फेंके जाते हैं, खुदारा कल ये सिंध असम्बली को सील कर दें, ताला लगा दें। अस्पताल की गफलत से किसी की जान जाना इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन इसका हल अस्पतालों को सील करना नहीं बल्कि मॉनिटर करना है। सूबाई हुकूमत और हेल्थ केयर कमीशन जाने कब जागेगा। अच्छा जी, ऑब्वियसली वी वांट टू नो मोर अबाउट इट। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान ने हेल्थ केयर अस्पताल का दौरा करके वहाँ की इंतज़ामिया से बात भी की है। आए उनका मौक़िफ़ जानते हैं।
जी, नन्ही नशवा के वाक़े के बाद दारुल सेहत अस्पताल को सील कर दिया गया है हेल्थ केयर हुक्काम की जानिब से। इंतज़ामिया की जानिब से नशवा के मामले पर अब तक जो मौक़िफ़ आया है उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शर्जील हुसैन जो कि चीफ़ मेडिकल ऑफिसर हैं दारुल सेहत हॉस्पिटल के, उनसे बात करते हैं। हम अपने हिसाब से इस इमरजेंसी को डील कर रहे थे और जब तक मौजूद रही नशवा यहाँ पे हम डील करते रहे कि हम पेशेंट को अपने से बेहतर अस्पताल में शिफ्ट करना चाहते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो अक्सरियत हॉस्पिटल्स ने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इस पेशेंट को लेने से मना कर दिया। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर शर्जील हुसैन जिनका यही कहना है कि हॉस्पिटल की जो OPD है वो सील कर दी गई है। एक और बात हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से बता चलूँ कि जो 9 कमिश्नर्स हैं जिन्होंने हेल्थ केयर कमीशन चलाना है उनकी मुद्दत भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है 16 अप्रैल को। और इस वक्त हेल्थ केयर कमीशन जो जिस तरह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का भी ये कहना है कि हेल्थ केयर कमीशन जो इस वक्त अमलन जो है वो गैर फ़ाल हो चुका है, तो उनका ये भी मुतालबा है कि जी उसको भी फ़ाल किया जाए। वैसे ट्रेजेडी है कि हमारे अस्पतालों की क्या हालत है, और सील करने पड़ रहे हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि अस्पतालों को मॉनिटर किया जाए, क्योंकि अगर आप बच्चों में इस तरह से आलूदा खून मुंतकिल कर रहे हैं तो क्या आपका अस्पताल होगा, वहाँ जान बचाने जाएंगे। होता है ब्लड ट्रांसप्लांट में जो जिसकी टेस्टिंग ना हुई हो, जो कि बिल्कुल सारे जितने टेस्ट होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बगैर कैसे हो सकता है इन दिस डे एंड एज, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अपैरेंटली लाड़काना में हुआ है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और वैसे तो मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन जल्दी से आपको एक चीज दिखानी है, उसके बाद मेहमानों से बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात मौजूदा साल को ईयर ऑफ टॉलरेंस, जिसकी हमें भी वैसे अशद जरूरत है, साल ऑफ रवादारी के साल के तौर पर मनाया जा रहा है वहां पे। और ऐसा ऑब्वियसली ये मुल्क जहां सबको अपने अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हो, क्या ही बात है। अबू धाबी में हिंदुओं के पहले मंदिर की तामीर पर काम जारी है और दुबई में सिख बरादरी के लिए चंद साल पहले गुरुद्वारा कायम कर दिया गया था। और गुरुद्वारे की खास बात यह है कि यहाँ रोजाना लंगर भी जारी रहता है। और सिफ्त आरिफ की रिपोर्ट है, आई थिंक वी शुड सी इट। सर्टेनली। गुरु नानक दरबार सिख बरादरी का मशरिक़ वस्ता में वाहिद गुरुद्वारा दुबई के इलाके जबल अली में मौजूद है, जहां सिख बरादरी आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा करती है। क्योंकि मिडल ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ किस टाइम दी किस तरह का मौका है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। साथ साथ पूरा महीना नहीं बल्कि पूरा साल यहाँ लंगर तकसीम होता है, सुबह 6 से रात 10 बजे तक। 365 डेज लंगर होता है जी। और जो फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा होती है, सवेरे 6 बजे तो लैके विदाउट ब्रेक राती 10 बजे तक लंगर ही चलता रहता। नाल नाल ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਦਾ पकौड़ियाँ दा बिस्कुटां दा ओदी सेवा भी चलती रहती। गुरु नानक दुबई का लंगर सिर्फ सिख बरादरी के लिए मखसूस नहीं बल्कि हर मजहब, धर्म, मसलक, फिरके सब के लिए दरवाजे खुले हैं। और जिथे भी तुसी देखो गुरुद्वारे दे 4 दरवाजे होंदे ने। 4 दरवाजे का मतलब यह है कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी दिशा तो मना नहीं है बंदा, सारे बंदियां नूं इत्थे असीं वेलकम करते हैं। और तो और माह रमज़ान में गुरु नानक दरबार में इफ्तार का एहतमाम भी किया जाता है। और बड़ी खुशी की गल एक होर हैगी कि जदों इत्थे रमज़ान के दिन होंदे ने, असीं उन्हां भरावां नूं इत्थे लोकल जिहड़े हैगे मुसलमान उन्होंने इत्थे बुलाईदा है, वो अपने इत्थे आके रोज़ा खोलते हैं, उन्होंने जगह बना के दे दी है। मुकम्मल हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखकर ये लंगर तैयार किया जाता है। इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आला मेयार के लंगर को अवार्ड से नवाजा है। लंगर से फैज़याब होने वाले भी इसकी खूब तारीफ करते हैं। गुरु का दर सबसे प्यारा है और यहाँ पे आके जो मन को शांति और सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं। और लंगर प्रसाद तो एक प्रकार से गुरु का हम प्रसाद ही है, उसको हम अपना अमृत समझ के ग्रहण करते हैं। और हर बंदे के मन में ऐसे रहता है कि प्रसाद से जो ठंडक और शांति मिलती है वो और कहीं भी नहीं। मैं आके बहुत अच्छा लगा, लंगर खाया, लंगर प्रसाद खाया, कड़ा प्रसाद खाया, वाहिगुरु की कृपा है, अच्छा था लंगर। गुरु नानक दरबार दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की खुसूसी इजाज़त से 7 साल पहले कायम किया गया था, जो अब इमाराती रवादारी की एक आला मिसाल है। जियो पाकिस्तान के लिए सिफ्त आरिफ, दुबई। क्या मुल्क है यूएई में ट्रैवल लॉग जब बना रहे होंगे ना आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे जाके जरा बिल्कुल हमें देख के नहीं लग रहा था कि एक्चुअली ये दुबई में ये हो रहा है, बट वेरी नाइस।
भाई इसका तो टीजर ही इतना एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग लग रही है। बिल्कुल, आपको पता है कि हम बड़ा ऑनेस्टली बता देते होते हैं इवन टीजर के हमें क्या चीज अच्छी लग रही है, अगर नहीं लग रही तो वो आज रिलीज होना है और वो तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो हम वेलकम कहेंगे नीलम मुनीर और समी खान को। वेलकम गाइस एंड दिस इज रियली गुड, वेरी इंप्रेसिव। लेडीज फर्स्ट, यहाँ से शुरू करते हैं। रॉन्ग नंबर 2, मतलब ऑब्वियसली पहली रॉन्ग नंबर थी, उसकी भी बड़ी सक्सेसफुल रही एंड एवरीथिंग वाज गुड, बट ये बड़ी डिफरेंट भी लग रही है उससे और लगता है ये तो जरा ज्यादा जमा के की गई है। आई होप सो ऐसे ही हो। हमने वाकई बहुत जमा के की है, हम हर जगह गए। टूरिज्म के हिसाब से भी फिल्म बहुत अच्छी है। मैं सिंध में पहली बार गई हूँ, सक्खर में, और वहाँ पे भी हमने शूट की है एंड हमने एक शॉट खेतों टाइप में भी किया, खेतों में किया है। दैट वाज क्रेजी, यू नो, बहुत मजा आया एंड पंच लाइन्स बहुत अच्छी हैं। माय बॉडी इज माय टेम्पल, यू नो, दैट्स माय फेवरेट लाइन। सो आई होप कि बहुत अच्छा और लोगों को मजा आए। फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। अच्छा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। समी, आप जो है ना टेलीविजन पे हमें अक्सर जरा बहुत सीरियस या कभी कभी रोते धोते भी नजर आते हैं। ज़्यादातर एक्चुअली मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन हाँ, या रोते हुए या रुलाते हुए, या रोते हुए या रुलाते हुए, दोनों कंडीशंस में हमें नजर आते हैं। तो ये कैसे, जब स्क्रिप्ट आए तो हाँ ठीक है कर लेंगे, कॉमेडी तो मुश्किल काम लगता है। आई थिंक इसमें क्रेडिट यासिर को बहुत ज्यादा जाता है, डायरेक्टर, क्योंकि वो हमेशा आपको पुश करते हैं डिफरेंट चीजें करने के लिए। अभी इनफैक्ट जो लक्स में भी नॉमिनेशन हुई हुई है खुद गर्ल्स, दैट वाज अ नेगेटिव रोल जो कि यासिर ने पुश किया कि नहीं ये नेगेटिव करवाना है, तो ही मेड मी डू समथिंग डिफरेंट। सो दिस टाइम जब कॉमेडी आई तो आई थिंक आई ट्रस्टेड द डायरेक्टर कि यार नहीं ये चलो यासिर इज अ गुड डायरेक्टर, मुझसे करवा लेंगे। तो एफर्ट की है एंड आई थिंक ओवरऑल आई पर्सनली बिलीव जब मैंने नरेट की फिल्म, मैं जब सुनते हुए हंस रहा था, जब हम करते हुए हंस रहे थे, तो आई बिलीव कि ऑडियंस देखते हुए भी जरूर हंसेगी और एंजॉय करेगी फिल्म को। अच्छा, ये बड़ा होता है, बात चीजें कॉमेडी बन रही होती है लेकिन आप स्क्रिप्ट पढ़ के आपको हंसी नहीं आ रही होती, तो अल्टीमेटली वो देख के भी किसी को हंसी नहीं आ रही होती, लिखी वो कॉमेडी गई होती है। जब दानिश नवाज, यासिर नवाज, इनका जब कॉम्बो जियो पे कितना हिट चला, नादानी है, अभी भी हिट चल रहा है, तो फुल ऑन रेटिंग्स है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मजा ना आए। लेकिन खास तौर पे अगर ऑब्वियसली इट्स अ मूवी को इतने टेक्स करने पड़ते हैं, तो वो जोक फनी रहता है, मतलब वो 10th टेक तक। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर का नैरेटिव बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, लेकिन जो कभी बता रहे थे कई बार सुनने में आपको मजा नहीं आता, वो एक्चुअली सुनाने वाले पे डिपेंड करता है कि सुना कैसे रहा है। तो डेफिनेटली यासिर की अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर सब जानते हैं, यासिर और दानिश दोनों की कितनी अच्छी है, तो वो स्क्रीन पे भी आपको नजर आएगी। और एक दो दफा तो ऐसा भी हुआ कि यासिर खुद हंसना शुरू हो गए थे सीन करते हुए, तो खुद क्यों हंस रहे, कहते हंसी आ रही है। अच्छा, यासिर डायरेक्टर भी है ना, तो सीन के बीच में अब जब सीन हो रहा है तो अचानक से ना बिल्कुल डायरेक्टर की तरह देखने लगते तो क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल कैरेक्टर से आउट हो जाती हूँ, अचानक उनके अंदर से एक डायरेक्टर आता है और उनके भी बहुत सारे शेड्स हैं, कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, कभी फनी हो जाते हैं, बहुत हमने एंजॉय किया। जबरदस्त। अच्छा, तो यू टेल अस समी, मतलब यू वर ऑब्वियसली बड़े अच्छे आपको डायरेक्टर वगैरह मिले एंड यू ट्रस्ट देम, दैट्स व्हाई यू पिक दिस अप, लेकिन डज कॉमेडी कम नेचुरली टू यू, मतलब आप कर लेते हो? आई थिंक हाँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि टीवी पे इतना एक्सपेरिमेंट होता नहीं है। टीवी पे जब आप कॉमेडी करते हैं ना वो बहुत लिमिटेड सिटकॉम्स के अंदर होती है। अब कुछ सीरियल्स चेंज हुए हैं थोड़े बहुत, रोमियो बेड ज़ीर जियो पे चल रहा है थोड़ा लाइटर नोट पे, वरना सीरियल्स लाइटर नोट पे बनते बहुत कम है। जो लाइटर नोट है वो सिटकॉम का टैग लग जाता है उसके ऊपर, स्लॉट में उसको वो टैग देके और फिर उसकी व्यूअरशिप भी बदल जाती है, कुछ लोग देख रहे हैं डिफरेंट उसके अंदर आ जाते हैं कैटेगरी के अंदर। हमने देखे हैं कामयाब कॉमेडी सीरियल्स, मतलब फैमिली फ्रंट था और दीगर सीरियल्स, नादानियां कितना बड़ा जियो पे हिट रहा है। सो आई थिंक आपकी चीजें वो रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ को है कि ब्रांड कर देते हैं कि ये खास कैटेगरी के हैं, ये उस कैटेगरी के हैं, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किसने किया नहीं। यानी टीवी पे कॉमेडी सीरियल्स अब एक दो बने हैं, जियो पे एक जियो पे चल रहे रोमियो बेड ज़ीर और एक आधा कोई और, उसके बाद बने ही नहीं कोई लाइट नोट पे। सो आई थिंक ये वो डायमेंशन थी जो कि लोगों ने आज तक एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। सो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट शेड ऑफ समी खान जो कि देखने को मिलेगा। अच्छा, यू सी महमूद साहब भी हैं इस फिल्म में, तो उनकी कॉमेडी भी बहुत और जावेद शेख साहब भी इसमें नजर आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। अच्छा, ये मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये कब मिलेगा? ये जल्दी से आपको बता दें कि ईद पे रिलीज होनी है। ऑब्वियसली इस वक्त तो हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं और ईद में इतना भी वैसे टाइम नहीं है क्योंकि रमजान तो आया ही आया और फिर रमजान बड़ी जल्दी से गुजर भी जाता होता है, तो लिहाजा ईद पे ये फिल्म रिलीज होनी है। अच्छा, गाने शाने जरा बता दें। क्योंकि मुझे एक गाना बड़ा अच्छा लग रहा था, सब मसाला है, इट्स अ फुल एंटरटेनमेंट फिल्म। हां, मैं सभी का डांस आपसे पूछ रहा हूं। हां, बैठे हुए इनसे पूछ लो, बहुत अच्छा डांस। ये मुझ पे यकीन नहीं था इसलिए आपसे पूछ कर सकते हैं कि नहीं, लेफ्ट हो बिकॉज़ ऑब्वियसली यू कैन डांस, वी हैव सीन दैट। हां, तो कुछ सिखा दिया था वैसे समी को? समी बहुत अच्छा डांस करते हैं। समी, रिमेंबर द लास्ट शॉट? एग्जैक्टली, वो एक शॉट फंस गया था, जो शॉट कर हो ही नहीं रहा। अब टाइम सुबह के को 5 सूरज निकलने वाले, हम शूट कर रहे हैं और कैसी ठंड हो रही थी, और ठंड है और हम हो रहे हैं और एक शॉट हो गया, लेकिन वो होता है ना कि वो कोरियोग्राफर कहते हैं कि यार एक थोड़ा और बेहतर इसमें ये अच्छा एंड मौके पे जो चेंजेस करते हैं ना वो आपको फंसाते हैं, हमने रिहर्सल्स की नहीं थी।
जो चेंज किया तो चेंज होके हो ही नहीं रहा, एक टेक दो टेक, फाइनली कुछ 7वीं 8वीं 10वीं टेक होके हुई और पैकअप हुआ। एंड दैट वाज द लास्ट शॉट। हमने पूरा सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन यू नो इतनी ठंड भी थी और हम काम कर रहे थे 12 घंटे से। यस। अच्छा, ये ठंड का जिक्र कर रहे हैं तो हम आपको बता दें, हमने पहले ही पूछ लिया था, द फिल्म हैज बीन शॉट इन कराची, हैदराबाद एंड सक्खर। तो ये कौन से मौसम में आप लोग शूटिंग कर रहे थे जब इतनी ज्यादा ठंड होती कोई नहीं है? लेकिन हो भी गई थी इस बार। आई थिंक हमने बहुत अच्छे मौसम में नवंबर दिसंबर जनवरी सुबह में बहुत ठंडी होती है। अच्छा, कॉमेडी फिल्म में स्क्रिप्ट सारा रेडी होता है या उस वक्त भी जो जुमला आ रहा होता है, जो एक्सप्रेशन आ रहा होता है, खुद आपको उसे मजीद कॉमिक या फनी बनाने के लिए करना पड़ता है? कुछ होता है रेडी था, क्योंकि इसके ऊपर ना जो रेडी होता है ना ज़्यादा बेहतर है। स्क्रिप्ट में मेहनत बहुत हुई थी। जैसे कि कहानी आई थिंक दानिश नवाज और यासिर इन्होंने मिलकर खुद लिखी, डायलॉग्स अहमद हसन ने लिखे, तो उसमें बहुत मेहनत हुई थी। लाइक उन्होंने इतने कैलकुलेटेड थे कि दिन न्यू कि हमें कौन सी लाइन जरूरी है, कौन से सीन जरूरी नहीं है, तो टाइम के हिसाब से उन्होंने फिल्म को प्लान किया, उसकी वजह से बहुत आसानी रही। क्योंकि फिल्म बड़ी होती है ना, तो बहुत मुश्किल से एडिट भी होती है और फिर ड्रैग भी होती है। और इसीलिए शूटिंग हमारे लिए इट वाज लाइक अ पिकनिक। ऑनेस्टली हमने पिकनिक की तरह शूट किया, क्योंकि हमने हंसते खेलते हुए शूटिंग की है, क्योंकि एवरीथिंग वाज प्लान्ड। हर सीन सब चीजें प्लान थी, तो हम जाते थे, शूट करते थे, हंसते खेलते वापस आते थे। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म, क्योंकि हमेशा इतना स्मूथली और इतनी प्लानिंग के साथ नहीं होता। आई थिंक जो यासिर एंड हिज टीम, द प्रोड्यूसर, थे वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तीन असिस्टेंट हमें उठाने के लिए आते थे और एक तो सही मेरा ख्याल है ये तो मुश्किल काम था। 4 बजे का कॉल टाइम में 2:30 बजे से दरवाजे बजना शुरू, उठ जाए गो। और अगर मेरा सुबह 4 की बात हो रही है जी, और अगर मेरा कॉल टाइम फर्स्ट 7 बजे का भी है, तो फिर भी 4 बजे कॉल आती है, सर जी नाश्ता रेडी है। मैं अभी उठ रही है, कुछ नहीं सुन दो। और फिर एक और असिस्टेंट की कॉल आती थी, सर वो आपको उठाना था, मैं उठ गया। फिर तीसरे की कॉल आती थी, सर आप उठ गए, मैं कसम खा रहा हूँ उठ गया, मैं तैयार हूँ। वेरी नाइस, इट वाज गुड, लेकिन आप लोगों की केमिस्ट्री भी हमें नजर आ रही है। वी आर सो ऑब्वियसली वेटिंग टू सी इट ऑन द बिग स्क्रीन, क्योंकि टीजर से जो हमें कॉमेडी भी अच्छी लग रही है, मुझे म्यूजिक बड़ा अच्छा लगा, सो वी हैव टू टॉक अबाउट द म्यूजिक एज वेल। और कॉमेडी जो है ना, अगर आपकी आपस की केमिस्ट्री अच्छी ना हो, मुश्किल हो जाती है। अगर आप आपस में बिल्कुल एक दूसरे से बनती ना हो, तो आप सीरियस और नेगेटिव रोल्स कर जाते हैं। फिर भी टेलीविजन में भी आपने देखा होगा, कॉमेडी नहीं होती, वो आंखों में नजर आ जाता है। एक आदमी बात है, सीरियस में तो ये होता है ना, गुस्सा वैसे ही चढ़ा होता है, मैनेज कर जाते हैं, लेकिन कॉमेडी में बंदा कहता है आज इमोशन में हो जाता है। अच्छा जी, हम ले रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सी बातें करनी है। एंड कीप सेंडिंग योर ट्वीट्स, तो आपके जो सवाल होंगे वी आर गोइंग टू पुट देम टू देम। और अभी आपको बताना चाहते हैं, बाय द वे समी और नीलम तो हमारे साथ हैं, लेकिन आपको पता है ना कि हमने आपको खबर भी रखना होता है। तो पार्लियामानी सियासत से बाहर जहांगीर तरीन अमली सियासत में इंतहाई मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, और शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई गैर मुंतखब शख्सियत हुकूमत पर इस तरह से असरअंदाज हुआ हो। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा से 24 घंटे के दौरान 11 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकातें की, और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान और कराची से तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल शाह जहांगीर तरीन से मिले, और कुरम एजेंसी से भी मुत्तहिदा मजलिस अमल के MNA मुनीर औरकज़ई और PTI के अरकान कौमी असम्बली इब्राहिम खान, बहुत से और भी लोग हैं, अब्दुल गफ्फार और फैज़ कम्मो और राजा रियाज। अब्दुल्ला, मैं नाम सही ले रही हूँ? बिल्कुल आप सही ले रही हैं। और नसरुल्लाह घुमन, जावेद वड़ैच ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की। मैं तो सही ले रही थी, आपने कुछ उल्टा पुल्टा। जहांगीर तरीन से GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के गौस बख्श मेहर और आज़ाद MNA असलम भोतानी ने भी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। जहांगीर तरीन ने बज़ाहिर तो हल्कों के मसाइल वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई, लेकिन इनका अचानक सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो जाना मुखालिफिन से ज़्यादा पार्टी के अंदर भी बेचैनी का बाइस बन रहा है। पार्टी के अंदर आपको पता है कितनी ग्रुपिंग है, और बड़े वाज़ेह ग्रुपिंग है। अच्छा जी, इसी पर ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। सीनियर तजियाकार इम्तियाज़ गुल हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब आपसे यही पूछेंगे कि जहांगीर तरीन 2 दिन से बहुत मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, पार्टी को इसका फायदा होगा या नुकसान? देखिए, वो जहांगीर तरीन पार्टी के पुराने कारकुन हैं, रहनुमा हैं, और मेरा ख्याल है उनको ये ख़दशा हुआ होगा कि जिस तरह पार्टी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ अतराफ़ से हमले शुरू हुए हैं, मरकज़ में कुछ बरतरफियाँ या तब्दीलियाँ हुई हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब में भी ऐसी ही तब्दीलियाँ करनी पड़ जाएं। तो मेरा ख़्याल है उन्होंने बज़ाहिर यही लगता है कि पार्टी से सलाह मशवरे के बाद और पार्टी के मफाद में
एक फ़ाल किरदार अदा फैसला किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन की सियासी चालें, गवर्नर सरवर का दीवार बन जाना और शाह महमूद कुरैशी की खामोशी, इन सब के नतीजे में पंजाब हुकूमत में कोई तब्दीली नज़र आ रही है आपको सर? देखिए, मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से पंजाब में तब्दीली आएगी। अब बहुत सारे एतराज़ात के बाद उसके बावजूद इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे चुना और उनको हिमायत भी हासिल हुई। और मेरा अपना ये ख्याल है कि कतई नज़र इसके कि शाह महमूद कुरैशी साहब को वो पसंद है या नहीं, लेकिन वो अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं बतौर वज़ीर ख़ारजा। और पार्टी के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक का एक मज़हर ये भी होता है कि कोई शख्सियत शाह महमूद कुरैशी साहब जैसी बहुत मजबूत भी है, बाअसर भी है, उसके बावजूद उनका भले उसमें मशवरा शायद उसके ख़िलाफ़ हो, लेकिन उसके बावजूद एहतराम जो है, बाहमी एहतराम और पार्टी के मफादात का एहतराम मेरा ख़्याल है जारी रहता है। और जहांगीर तरीन साहब जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे होंगे। उनको मेरा ख़्याल है एक नज़रियाती वाबस्तगी है उनकी पार्टी से, और उसी नज़रियाती वाबस्तगी की बुनियाद पे उन्होंने दिन रात मेरा ख्याल है काफ़ी मेहनत की है। जो हमें मालूम है जिस अंदाज़ में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और पार्टी को सपोर्ट किया मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर और हर सतह पे, तो मेरा ख़्याल है उसका हतमी मकसद यही होगा कि किस तरीके से पंजाब की हुकूमत को मजबूत किया जाए, उसे वो तवानाई और वो तहरीक दी जाए जिसकी बुनियाद पे ये हुकूमत अपना कुछ ना कुछ मायाद ज़रूर पूरी कर ले। तो मैं नहीं समझता कि इससे पंजाब हुकूमत को नुकसान होगा, बल्कि उसे मज़ीद तवानाई मिलेगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। No, I've never seen it. Have you guys seen anything like this कि लाइब्रेरी के लिए दौड़ें लग रही हैं? लॉरेंस वाली जो खूबसूरत लाइब्रेरी, वहाँ मैंने नहीं देखा किसी सिनेमा के बाद सुनी थी कि लगती है लाइनें टिकट या कोई ऑडिशन के बाद ऐसा जो शोज के, लेकिन लाइब्रेरी में इस तरह लाइन बना के एनकरेजिंग। हाँ, एग्जैक्टली, ये ना समझे कि हम ये सवाल करके हम डिस्करेज कर रहे हैं आप लोगों को फ्रॉम गोइंग टू द लाइब्रेरी, लेकिन आई गेस हमारे ज़मानों में शायद इतनी ज़्यादा बिल्कुल हम तो हौसला अफजाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपको नॉलेज जहाँ से भी मिले आप ज़रूर जाएं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू आवर गेस्ट हेयर, और जल्दी से कुछ बातें हमने करनी है, कुछ ओपिनियंस आप लोगों के लेने हैं। अभी एक अवार्ड शो हो रहा है जिसके बारे में धड़ाधड़ लोग निकले चले जा रहे हैं कि जी हमने वी डोंट वांट टू बी नॉमिनेटेड अलॉन्ग साइड अ हरैसर। नाम कोई नहीं ले रहा, अवार्ड शो का भी आप लोगों को पता है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपसे समी मैं पूछूंगी क्या आपका अक्सर लोग दोनों तरफ की कहानियां नहीं जानते हैं। लाइक हमने जो सोशल मीडिया पे पढ़ा है जितना जानते हैं, मैं दोनों पार्टीज को पर्सनली नहीं जानता हूँ, सो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरा ओपिनियन सिर्फ ये है कि हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। चूंकि आप भी नॉमिनेटेड है ना, हम आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें जो भी अलेजेड व्हाटएवर द केस इज, द थिंग इज ये केस इस वक्त एक प्रॉपर कोर्ट के अंदर मौजूद है। वहाँ पे इसका जो एक प्रोसीजर है कि सही कौन है गलत कौन है, वहाँ पे प्रूव हो रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया पे हम जज नहीं बन सकते। जिस तरह मैं कहता हूँ सोशल मीडिया आपको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन कि आप जज बन जाएं, क्योंकि बहुत सी हकीकतें हम जानते हैं, बहुत चीज़ें हमें नहीं पता होती। सो मेरा मानना ये है कि जिस तरह आज आप अभी थोड़ी देर पहले आप शो में बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल बंद करना, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप उन चीज़ों को सही करें जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। हॉस्पिटल जो आपका हेल्थ का सिस्टम है उसको बेहतर बनाएं। आप कितने हॉस्पिटल्स बंद कर लेंगे, आप कितने हरेसेस को कर लेंगे, क्या जो भी व्हाट आर द केसेस, द बेसिक थिंग इज कि हर चीज़ का प्रॉपर तरीका है। अगर वो चीज़ कोर्ट में पहुंच चुकी है, अगर कोर्ट में ना होती, यहाँ डिस्कशन चल रही है सोशल मीडिया पे तो हम उसे डिस्कस करते, लेकिन अब वो चीज़ कोर्ट में मौजूद है, so let the court decide। अच्छा नीलम, आई ऑल्सो इन्वॉल्व, जो बात ये है कि ये ऑब्वियसली एक अवार्ड फंक्शन है, प्रिविलेज लोग हैं उसमें, आवाम को तो हम बीच में नहीं डाल सकते बिकॉज अवामी लोग हैं ही नहीं। दीज आर पब्लिक फिगर्स, ये बड़े फेमस लोग हैं और वो ही ये स्टैंड ले रहे हैं। तो एज अ वुमन इट्स अ गुड थिंग टू टेक अ स्टैंड, या फिर एज अ वुमन, और आपको अगर पता भी हो बिकॉज वी आर थिंकिंग ये बड़ा टाइट सर्कल होता है, सारे एक दूसरे को जानते ही होते हैं, अल्टीमेटली काम भी करना होता है, और उसमें आप इतना बड़ा स्टैंड लें कि जी आपके ने अपने आगे फ्यूचर काम के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं उधर, तो ये बड़ी बड़ी हिम्मत की बात है। मेरे तो इस पे दो व्यूज़ हैं। एक तो ये कि अगर हम इस एपिसोड को साइड पे कर लेंगे, सिर्फ इसी पे ही जो है ना आवाज़ उठाई गई, मैं समझती हूँ कि दुनिया में औरत के साथ जहाँ कहीं भी किसी किस्म की ज़्यादती है या जुल्म है, औरत को उसके ऊपर बात करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट औरत नहीं, कोई भी हो, जुल्म बर्दाश्त ना करें, ये हम सबको पता है।
दूसरी बात जो आपका सवाल था कि अपने दरवाजे बंद कर देने, वो मुझे जिस अवार्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं बहुत दफ़ा वहाँ पे नॉमिनीज़ में मैं आई हूँ, लेकिन मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला। लेकिन मुझे कभी उस अवार्ड शो से कोई एतराज़ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों के साथ। वही समी वाली बात, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। मुझे तो अच्छा लगता है सारे स्टार्स मिलते हैं, जो लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन अब वही बात है कि अब कोर्ट में बात चली गई, सो लेट्स सी। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप जज न बने, लेकिन सोशल मीडिया पे तो हर कोई जज बना हुआ है। आपको नहीं कमेंट्स आते हैं जिसमें आपको लोग जज करते हैं? आते भी हैं और नहीं भी आते, लेकिन मैं बहुत अपने आप में रहने वाली इंसान हूं। मैंने कभी इतना ब्लॉक करती हैं, क्या होता है? मुझे लगता है कि मैं तो, मुझे जो सही लगता है मैं तो करूंगी। मुझे अपनी लिमिट्स पता है कि मुझे क्या करना है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो सबको मैं अच्छी नहीं लग सकती। अब्दुल्ला, अभी कल रात को जब हम मौलाना साहब से मिलने गए थे, उन्होंने 3 बातें क्या की थी। तो नमाज की तलकीन की थी, बाकी 2 बातें कितनी इंपॉर्टेंट थी साथ साथ, कि ज़बान और दिल को साफ करना। बिल्कुल। मसलन हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, आप हर तरफ परेशानियां हैं। हमारे यहाँ बिजली के मसले हैं, गैस के मसले हैं, महंगाई के मसले हैं, क्या कौन सा इशू नहीं है? इन सब के बीच में हमें कहीं तो पॉजिटिविटी लानी चाहिए ना यार। एटलीस्ट आप सोशल मीडिया पे जहाँ बात करें, आप अच्छी बातें करें। और दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करें? अपने आप से शुरू करना, अपने आप से शुरू करना चाहिए। आपको कभी, मैं तो कभी कोई भी कहता हूं तो थैंक यू यार, आपका ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट। आपको ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगलों को भी ख्याल करना चाहिए एक दफा लिखने से पहले कि आप क्या लिख रहे हैं। So all the trolls who are watching, please, मतलब ये तो एक बड़ी, अब ये एक और समी खान तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन आब्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, तो जल्दी से आब्दी साहब से सवाल कर लेते हैं। और आब्दी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एवरीबडी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ इट। तालीमी इदारे जो हैं हमारे पाकिस्तान में, उनमें इंतहा पसंदी और इश्तियाल अंगेज़ी के वाक़यात जो है हम सब के लिए परेशान कुन है। और आपके ख्याल में तालीमी इदारों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ को किस तरह काबू किया जा सकता है, किस तरह रोका जा सकता है? हमें अपनी मॉनिटरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स करनी पड़ेंगी। हमें अपनी सिक्योरिटी और अपने जो है ना वो सीसीटीवी कैमरास लगाने पड़ेंगे जगह जगह। हमें अंदर जो है अपने बच्चों के अंदर जो है वो इस किस्म की मालूमाती और जो है इंफॉर्मेटिव कैंपेन्स को करना पड़ेगा, ताकि वो इसको समझ सकें कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी होगी कि उनके लिए वो वसाइल पैदा करें ताकि वो बेहतर और हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएं और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक होकर इस तरह की जो वाक़यात हैं रोकथाम की हम थोड़ी सी सर्वेलेंस भी करनी चाहिए। और अभी हम सोशल मीडिया की नीलम और समी खान से बात कर रहे थे। अगर आप सोशल मीडिया से तंग हैं तो अब अफ्रीका का एक मुल्क है चाड, वहाँ चले जाएँ, क्योंकि वहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगी हुई है। हुआ यह है कि उनके सदर हैं, उन्होंने अपने इक़्तिदार में ना 1990 से वैसे बनाजमान है 2033 तक एक्सटेंड करने का उन्होंने खुद ही सोचा है कि मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तो लोगों ने तहरीक चलाई सोशल मीडिया पे, तो अब उन्होंने सब कुछ बैन शान कर दिया। अच्छा, बाय द वे, वैसे कमिंग बैक टू अस, आ जाएं आप लोग। ये बैन वगैरह, लोगों में खुद इतना शऊर होना चाहिए कि हम ऐसी बातें करें कि हम पे बैन मुसल्लत ना हो। वी शुड बी देयर, बट दैट्स आस्किंग फॉर टू मच, आई गेस। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द मूवी, आप ये बता दें कि ट्रेलर तो आ जाएगा कितने बजे एग्जैक्टली? ट्रेलर आज इंशाल्लाह 3 बजे के बाद, कुछ ही घंटे बाकी है, 3 बजे के बाद लॉन्च हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने देखा हुआ है ट्रेलर? नहीं, मैंने नहीं देखा हुआ। मैंने भी नहीं देखा। तो यानी आप भी बाकी लोगों के साथ देखा है मूवी का फाइनल? देखते हैं सब एक्टर्स, देखते हैं या बस सरप्राइज? डबिंग पे देखा था। उसके बाद फिर फाइनल एडिटिंग होती है, डायरेक्टर की कॉल होती है, क्योंकि वो चीजें चेंज हो रही होती हैं। तो लेकिन हमने जो डबिंग के दौरान अपने सीन्स देखे, कुछ पोर्शन बिट्स फॉरवर्ड करके, तो वुड इट बी राइट टू से कि जब आवाम मूवी देखती है तो तब आप लोगों के लिए भी पहली बार ही होता है? प्रीमियर पे शायद हम उनसे पहले देख लेते हैं। ये कैसा एक दिन पहले, एक दिन पहले रात पे आई एम श्योर अब वो प्रीमियर हो जाएगा और फिर ईद के पहले दिन से नुमाइश के लिए पेश कर दी जाएगी। ईद उल फितर पे इंशाल्लाह है रिलीज इसकी। लवली, तो यानी ट्रेलर भी हो गया। अच्छा, अगर लोग ऑब्वियसली जिन्होंने पहली देखी होगी तो वो क्यूरियस हैं कि ये बिल्कुल जैसे सीक्वल्स होते हैं तो वही है? क्योंकि रॉन्ग नंबर 1 मैंने देखी हुई है, उसी से आगे कहानी बढ़ रही है या कुछ और है? दिस इज अ टोटली डिफरेंट चैप्टर। अच्छा, वो कैरेक्टर्स भी नहीं है, वो कोई इंसान, वो एक चैप्टर था खत्म हो गया। समझिए रॉन्ग नंबर 2 के अंदर एक और चैप्टर है, इसके अंदर डबल रोल नहीं है, ऐसी कोई कंफ्यूजन वो चीज नहीं है। इट्स अ टोटली डिफरेंट। और जावेद से कुछ नहीं, कुछ एक्टर्स वही हैं लेकिन वो कैरेक्टर्स नहीं है। वो कैरेक्टर भी डिफरेंट प्ले कर रहे हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स, ज़ाहिर है हीरो हीरोइन भी बदल गए हैं तो सभी कुछ बदल गया है फिर। इट्स अ डिफरेंट, एक कह सकते हैं डिफरेंट फैंटेसी क्रिएट की हुई है, उसके अंदर एक है पूरी एक डिफरेंट वर्ल्ड। बेहतरीन ईदी होगी ऑडियंस के लिए, मैं समझती हूँ, बिकॉज हंसना बड़ा ज़रूरी है और दैट इज़ वाई मुझे लगा कि यार ये फिल्म तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगेन टूरिज्म बहुत है, तो जाएंगे उनके वाह ये जगह भी है, ये जगह भी, ये जगह, ये कहाँ है, सो इट्स फन। यानी लिटरली
लिटरली जब हम शूटिंग के लिए गए हमने ऐसे डीजी फोर्ट है शायद वहाँ सक्खर के अंदर, इतनी खूबसूरत फोर्ट है, पाकिस्तान में खूबसूरत जगह है जो टीजर भी देखें, इनमें आप देखें पुल आउट कर कैमरा बड़ा सा एक फोर्ट है पहाड़ी के ऊपर, हमें पता ही नहीं पाकिस्तान इतनी खूबसूरत जगह है। सेकेंडली फिर हमने हैदराबाद सक्खर के अंदर जो उनके जो खेत हैं, जो खजूरों के बागात हैं, इंटीरियर सिंध इट्स बहुत खूबसूरत है। यानी हम नॉर्मली क्या होता है कि हम कराची आते हैं, शूटिंग सिंध इधर ही करते हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध की तरफ कभी नहीं जाते। ट्रू। तो जब हमने इसमें ट्रैवल किया तो उसके अंदर बहुत सी खूबसूरत जगह देखने को मिली। सो हैप्पी, वो खुश थे कि हाँ करें आप यहाँ पे शूट, वो चाह रहे थे कि वो दिखे। मतलब हमारे स्टार्स हैं, हमारे जो अदाकार हैं, उन लोगों के भी मजे हैं कि वो ऐसी जगह देख लेते हैं पाकिस्तान की जो कि आम। अच्छा जी, हम शुक्रिया कहेंगे नीलम एंड गुड लक फॉर द मूवी। आपसे दोबारा भी मूवी से पहले मुलाकात होगी और यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। वी आर गोइंग टू सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। सी यू।